आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं सोनिया सिंह। हमारी इस खास पेशकश में आज बात फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट की। स्टॉक के फंडामेंटल्स यानी बुनियादी उसूल किसी कंपनी के लिए की मैट्रिक्स की अहमियत रखते हैं, जैसे कैश फ्लो और रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। स्टॉक का एनालिसिस करने वाले अक्सर एनालाइज करने के लिए फंडामेंटल्स को देखकर ही एनालिसिस करते हैं। स्टॉक के प्राइस या स्टॉक के परसीव्ड वैल्यू को जानने के लिए कई तरह का डेटा देखने की ज़रूरत होती है। तो क्या है फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट? इसी को समझने के लिए हमने इनवाइट किया है दो खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट और इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शरद कोहली साहब। आदाब। और साथ ही मौजूद हैं अमित सौरभ, जो कि हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लानर। आदाब। दोनों का स्वागत है और शुरुआत करते हैं, शरद जी आपसे करते हैं जी। कोई भी अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, हम चलिए ये मान के चलते हैं कि कोई नया इन्वेस्टर है या फिर अभी 1 साल ही हुआ है, अभी कुछ ज़्यादा समझ नहीं है स्टॉक मार्केट की, तो सबसे पहले किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपका बजट कितना है, आपका टाइम फ्रेम क्या है, क्या आपकी उम्मीदें हैं इन्वेस्ट करने के लिए, हम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, कब तक के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए या सीधा जंप इन द शिप? नहीं, सीधा तो छलांग वैसे भी नहीं मारनी चाहिए। आप पानी में भी छोटे से स्विमिंग पूल में भी छलांग मारते हैं तो पहले आप इधर उधर पढ़ते हैं कितने फुट इसमें पानी है। तो मुझे लग रहा है इसको हम टेस्टिंग द वाटर्स कहते हैं। बिल्कुल आपने जिन पैमानों की बात करी सोनिया, उन सब पैमानों का ध्यान रखना होता है। पहले बिल्कुल आपने ठीक कहा, कितने समय के लिए, कितने वक्त के लिए आप पैसा लगा सकते हैं। 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, क्या आपका टाइम फ्रेम है कि आप कितने टाइम के लिए पैसा रखना चाहते हो। ये इस पर निर्भर करता है कि आपका जो पैसा है वो सेविंग का कौन सा हिस्सा है। सेविंग का वो हिस्सा है जो आप जल्दी जल्दी इस्तेमाल करते हैं, या ऐसा वाला पैसा है जो कि आपके लिए इस टाइम एक्स्ट्रा था और आप उसको वाकई में कुछ वक्त के लिए रख सकते हैं। पहली बात ये। दूसरा, सबसे बड़ी बात है सोनिया कि हमारी रिस्क एपेटाइट कितनी है, कि हम जिसको हम जोखिम कहते हैं, कितना जोखिम हम ले सकते हैं। क्योंकि शेयर मार्केट, जितने भी हम इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स मानते हैं, बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स की भी चलिए जिक्र कर देते हैं, गोल्ड है, और भी जहाँ जहाँ आप पैसा लगाते हैं उसमें अगर सबसे ज़्यादा रिस्की की बात करी जाए तो शेयर मार्केट को माना जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो होता है, पर उसको माना जाता है। पर जब आप लंबे वक्त के लिए लगाते हैं तो ये जो जोखिम है ये कम हो जाता है। और हैरानी होगी आपको जान के कि एक तरफ तो जोखिम कम होता है, दूसरी तरफ आपके रिटर्न बढ़ जाते हैं। तो कितने वक्त के लिए लगा रहे हैं, आपके रिस्क एपेटाइट, जिसको मैंने कहा कि आपके अंदर जोखिम उठाने की कितनी कैपेसिटी है। तीसरा, आपका पर्पस क्या है लगाने का, क्या आप उससे रेगुलर रिटर्न्स चाहते हैं या आप ग्रोथ चाहते हैं। आपने देखा होगा हमने जब पिछले कुछ कार्यक्रमों में म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बात करी थी, तो 2 तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। एक इनकम वाले होते हैं जिसमें आपको रेगुलर बेसिस पे इनकम आती रहती है। दूसरे होते हैं कि आप रख के भूल जाइए, आपको, मुझे रेगुलर कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि 2-3 साल में मेरा 100 रुपया लगाया हुआ 200 हो जाए, 150 हो जाए। उसको बोलते हैं हम ग्रोथ ऑप्शन। तो आप उस शेयर्स में चूज करके आप ग्रोथ चाहते हैं। हम सब, अगर जो हमारे दर्शक नहीं जानते हैं उनको मैं ये भी बता दूं कि शेयर्स में आपको डिविडेंड भी मिलता है। कंपनी वक्त वक्त पर डिविडेंड बांटती है, तो वो डिविडेंड आपको साल के आखिर में आता है। कुछ लोग तो मैं जानता हूं ऐसे जो खाली डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करे रहते हैं, और भले ही उन्होंने शेयर कितना भी महंगा, उनको 5-6%, 8%, 10%, 12%, 15%, जितना भी डिविडेंड मिलता है वो उनकी उनसे तसल्ली रहती है। तो आप इसको रेगुलर इनकम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप ग्रोथ के लिए कर रहे हैं। और इसी से कनेक्टेड सोनिया दूसरी बात आती है कि आपका जो आपकी ज़िंदगी है उसमें आप इस इन्वेस्टमेंट से क्या करना चाहते हैं। किसी के निकाह के लिए आप जमा कर रहे हैं, या आप कोई मकान खरीदने की प्लान बना रहे हैं, आप कोई कार खरीदना चाहते हैं, किसी की पढ़ाई लिखाई के लिए, बच्चों के लिए आप कर रहे हैं। ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि इससे भी वक्त आ जाता है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए है तो हो सकता है आने वाले 5, 7, 10 साल को आप देख रहे हो। मकान बनाना हो सकता है आप अगले 1-2 साल में बनाना चाहते हो, तो इस पर भी ये डिपेंड करता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसपे आपकी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है। अब क्योंकि ये चीज़ें इतनी अहमियत रखती हैं तो इसलिए शेयर कौन सा आप चूज करेंगे ये अहमियत रखता है। और इसीलिए शायद हम यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में इकट्ठा हुए हैं कि हम दर्शकों को ये बताएं कि जब आप शेयर्स को सिलेक्ट करें, जब आप चूज करें, तो किन चीज़ों का ध्यान। तो पहला ध्यान आपने रखना है आपकी खुद की ज़रूरतों का, कि आपके अंदर रिस्क एपेटाइट, जिसका मैंने जिक्र किया, वक्त कितना है आपके पास, आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है।
इसके बाद फिर दूसरा पहलू आता है, वो पहलू है कि आप जिस शेयर को चूज करने जा रहे हैं उसके लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखना चाहेंगे। जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात बोली डिविडेंड की, तो वो कहीं आगे छूट ना जाए, मैं इसलिए हमें तो उसको यहीं पे पकड़ लेती हूँ कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी शेयर्स में और डिविडेंड देने वाली है कंपनी, तो डिविडेंड लेके निकल जाओ, उसके बाद सिर्फ उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते रहो जहाँ पे डिविडेंड मिलता रहे, तो आप उसका ज़्यादा अमाउंट लेके डिविडेंड का फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? मतलब ये मैं एक वर्चुअल डिस्कशन कर रही हूँ उसका। सोनिया, बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा कि ये तो सुनने में बहुत ही बढ़िया लगता है कि मैं किसी शेयर में आज इन्वेस्ट करूं, जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है और डिविडेंड डिक्लेयर होने के तुरंत बाद मैं वहां से निकल जाऊं और फिर दूसरी कंपनी में इंटर कर लूं, वहां से डिविडेंड कमाऊं। लेकिन अगर इसके डिटेल्स में आप जाओगे तो दो तीन चीज़ें बहुत अहम हैं जो कि हमें देखना पड़ेगा कि डिविडेंड जो होते हैं वो उसके फेस वैल्यू या बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स के ऊपर डिक्लेयर्ड होते हैं, जबकि आज के डेट में जो शेयर हम वो खरीदते हैं तो वो मार्केट प्राइस पे खरीदते हैं। तो अगर परसेंटेज ऑफ रिटर्न मैं देखूं जो डिविडेंड है मेरे इन्वेस्टमेंट पे, तो शायद उतना अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा। लेकिन फिर भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, बट एक कंपनी अगर पिछले 1 साल पहले आपने उसमें इन्वेस्ट किया था तो उसके डिविडेंड्स इतने अच्छे हैं कि 22% आपके करंट वैल्यू के इन्वेस्टमेंट पर भी डिविडेंड इनकम से रिटर्न आए हैं। और 1 साल के बाद उस कंपनी की जो वैल्यू है जहां पे आपने खरीदा था उससे वो लगभग डबल हो गई है, दुगनी हो गई है। तो इस तरह की कंपनियां भी हैं। तो ये केवल आप सोचकर कि मैं यहाँ से डिविडेंड कमाऊं और तुरंत निकल जाऊं, क्योंकि इतना आसान नहीं है, क्योंकि टैक्सेबिलिटी भी है इस पे। एक तो जो आप अगर शेयर आज खरीदते हैं और उसको 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद बेच कर निकल जाते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्सेबिलिटी आएगा। और जैसा कि शरद जी ने अभी बताया कि जब आप इसमें इन्वेस्ट करें तो एक समयावधि को जरूर ध्यान रखें आप अपनी, क्योंकि जितना लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टेड रहेंगे किसी शेयर में तो प्रोबेबिलिटी है कि आपके रिटर्न्स ज़्यादा आएंगे जी। अगर आपकी एपिटाइट उस तरह की नहीं है तो छोटे समय के लिए केवल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखकर आप जब भी इन्वेस्ट करें तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट करें, ना कि केवल एक छोटे से रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करें और निकल जाएं, इस तरह से ना करें। चलिए, वो तो बात की बात में निकला था। शरद जी, कुछ आप इस पे कह रहे थे? अमित ने बहुत अच्छी एक बात उठाई और मैं चाह रहा था कि हमारे जो दर्शक हैं क्योंकि ये बहुत ही अहम इशू है ये। 10 रुपए का शेयर मान लीजिए किसी कंपनी निकाला, मैं सोचा था उसको मैं नंबर्स में कन्वर्ट करके भी हम दर्शकों को बता दें। 10 रुपए का मान लीजिए शेयर है, उस पर कंपनी ने 20% डिविडेंड डिक्लेयर किया तो 2 रुपए आता है, तो हम सब आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए उस कंपनी का शेयर 50 रुपए का चल रहा है, यही अमित कहना चाह रहे थे। तो 50 रुपए के शेयर अगर आपने खरीदा है और कंपनी ने अपनी तरफ से तो 20% डिविडेंड दे दिया, पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 5% से भी कम रह जाएगा, बल्कि 4% रह जाएगा। तो मैं जहां पर जिक्र करना चाह रहा था जो अमित ने कहा कि जब आप ज्यादातर इन्वेस्टर्स, ऐसा देखा गया है सोनिया, क्योंकि आपने डिविडेंड की बात छेड़ दी है, शेयर मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं, मैंने ज़्यादातर हमारा अपना तजुर्बे के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि ज़्यादातर लोग डिविडेंड के लिए नहीं, ग्रोथ के लिए, मतलब शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाए ये दिमाग में रखकर इन्वेस्ट करते हैं। डिविडेंड साथ में आ जाता है, आपको एक किस्म से एंसिलरी बेनिफिट हम अंग्रेजी में कहते हैं कि ठीक है अब आपके पास शेयर्स रखे हैं तो वो हम ये भी साथ में बता दें कि एक्स डिविडेंड और कम डिविडेंड शेयर हो जाता है जब तक वो डिविडेंड नहीं बांटा होता और कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया होता है तो उसको हम कम डिविडेंड कहते हैं। फिर कंपनी एक डेट फिक्स कर देती है कि साहब इस डेट तक हमारी किताबों में जिस शेयर होल्डर्स के नाम होंगे उनको ये मिल जाएगा, इस डेट के बाद किसी ने लिया तो उसको नहीं, उसको फिर हम एक्स डिविडेंड कह देते हैं। तो एक्स डिविडेंड, कम डिविडेंड आपने लिया, मैटर करता है चाहे 2 रुपए आए चाहे 4 रुपए आए, पर ज्यादातर मैंने सोनिया देखा है इन्वेस्टर्स को कि वो डिविडेंड के लिए कम मानते हैं, आ जाए तो अच्छा है, मना नहीं है, पर ग्रोथ के लिए ज्यादा करते हैं। तो शेयर्स में आप चाहते हैं ना कि आपके 10 रुपए का शेयर 20 का हो जाए, 30 का हो जाए, 100 का हो जाए। डिविडेंड पे मैंने तो बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टर्स देखे, आपको हैरानी होगी जान के
जिनको डिविडेंड का ध्यान ही नहीं रहता, उनके बैंक अकाउंट में जब वो पैसा आ जाता है कहते हैं अरे ये छोटा सा पैसा कहाँ से आया, देखते हैं अच्छा हमने वो शेयर रखे हैं, शायद छोटा मोटा कोई डिविडेंड आया होगा, ऐसे करके वो उसको एक तरफ कर देते हैं। पर डिविडेंड बहुत, और ऐसे भी मैंने देखे हैं निवेशक जिनके पास मान लीजिए 50-100 शेयर्स की कलेक्शन है और उनका आप मानेंगे नहीं अच्छा खासा डिविडेंड साल का इकट्ठा हो जाता है, मतलब ग्रोथ नहीं भी हो रही है, उनको इसी से तसल्ली रहती है कि इतना भाई हमें डिविडेंड तो आ ही रहा है अगर आज हमने रखा हुआ है। तो दोनों किस्म के मैंने आपको इन्वेस्टर्स का यहाँ पर जिक्र कर दिया, जिससे कि हमारे दर्शक जिस भी कैटेगरी में हैं तो देख लें, अगर नहीं है तो आप इन कैटेगरीज में अपने हिसाब से एंटर कर सकते हैं। चलिए, तो यानी कि अगर हम गुरिल्ला इन्वेस्टर ना बने इस टाइप के, और अगर हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग की बात करें, तो शरद जी फिर से आपसे शुरू करते हैं कि किस तरह की कंपनी चूज़ करें। पहले मिड कैप होनी चाहिए जिसमें अच्छी ग्रोथ है, एमएसएमई टाइप की, स्मॉल कैप जिसमें पैसा कम लगेगा लेकिन हो सकता है अच्छा मिले, या लार्ज कैप जो महंगी है लेकिन ये पक्का है कि ब्लू चिप है? देखिए, पहले तो हम दर्शकों को बता दें कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप जो आपने जिक्र किया, ये क्या कैटेगरी है। कैप का मतलब कैपिटलाइजेशन हुआ, और मिड कैप, लार्ज कैप, लार्ज बड़ा, मिड बीच का, और स्मॉल छोटा हो गया। और कैपिटलाइजेशन होती है नंबर ऑफ शेयर्स जो फ्लोट कर रहे होते हैं, उसको जब हम उसकी शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन कहा जाता है। लार्ज कैप हम उन शेयर्स को कहते हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की होती है। मिड कैप हम उनको कहते हैं जिनकी 5,000 करोड़ और 20,000 करोड़ के बीच की होती है, और स्मॉल कैप कहते हैं जिनकी 0 से 5,000 करोड़ तक की होती है। 0 तो खैर होती नहीं किसी की। और सोनी, आपको हैरानी होगी, आजकल एक चौथी कैटेगरी भी आई है। चौथी कैटेगरी आपको, अभी परसों में एक सेमिनार में था, वहां मैं इसी पे बोल रहा था कि एमएसएमईज की अब लिस्टिंग होने लगी है। एमएसएमईज अब स्टॉक मार्केट को टैप करने लगे हैं। आपको हैरानी होगी कि वहां 25 करोड़ उनकी मैक्सिमम कैपिटल होनी चाहिए पेड अप, और एक एमएसएमई का पीछे आईपीओ आया जिसमें उन्होंने 60 करोड़ रुपए मांगे थे आईपीओ से। वो इतना गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया कि 10,000 करोड़ रुपए की एप्लीकेशंस आ गई उनको, बाकी तो वापस करना पड़ा। तो मैं अब ये चौथी कैटेगरी आ गई है नई, इसको हम माइक्रो कैप कह देते हैं। हालांकि कोई माइक्रो कैप कोई टर्म नहीं है, पर मैं इसको माइक्रो कैप कहता हूं। तो जो जितनी छोटी कैपिटलाइजेशन होगी, आपके सवाल का मैं बिल्कुल सटीक जवाब दूं, जितनी छोटी कैपिटलाइजेशन होगी उतना रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि कंपनी जब छोटी होती है तो छोटे, जैसे बच्चा छोटा होता है ना, उसका गिरने का डर ज्यादा होता है, कहीं चोट ना लग जाए ज्यादा होता है, और कहीं कुछ उठा के खा ना ले ज्यादा होता है। ऐसे ही छोटी कंपनी को जो ये सारे एंसिलरी रिस्क होते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में वेगरीज कहते हैं, वो थोड़ा उनके ऊपर ज्यादा रहता है। जितनी कंपनी बड़ी होती जाती है वो रिस्क इम्यून हो जाती है, मतलब उनके ऊपर ये जो छोटे मोटे खतरे इनका, क्योंकि एक तो उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़ जाती है, उनके पास पैसा अच्छा होता है, तो छोटे मोटे रिस्क को झेलने की ताकत आ जाती है। तो लार्ज कैप में थोड़ी सी ग्रोथ स्लो होती है, मिड कैप में उससे थोड़ी सी ग्रोथ फास्ट होती है, स्मॉल कैप में ग्रोथ और ज्यादा होती है। तो आप देखिए यहां क्या चीज निकल के आ रही है। इसमें देखने वाली बात यह है कि जो जो हमारी ग्रोथ ज्यादा है तो वहां पर रिस्क ज्यादा है। हायर द रिटर्न हायर द रिस्क, एक इन्वेस्टमेंट में एक नियम होता है, एक रूल होता है, जितना रिस्क लेंगे उतना आपको रिटर्न आएगा। तो अगर आप मिड कैप में, स्मॉल कैप में ज्यादा लगा रहे हैं तो आपको फिर थोड़ा ज्यादा जोखिम उठाना पड़ सकता है, पर रिटर्न भी आपका ज्यादा आएगा। ऐसे ही आप मिड कैप, लार्ज कैप में जाएं, इसको आप घटाते जाइए, बढ़ाते जाइए। तो कंपनी चूज करनी है, जो मैंने शुरू में कहा था सोनिया, कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, कि आप में जोखिम लेने की कितनी कैपेसिटी है। उसके, अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है, तो आप क्या 50,000 रुपए लार्ज कैप में लगाना चाहते हैं, 30,000 रुपए मिड कैप में, और 20,000 रुपए स्मॉल कैप में? और अगर कोई शख्स है जिसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है, वो कहेगा नहीं मैं तो 50,000 स्मॉल कैप में लगाऊंगा, 20,000 लार्ज कैप में लगाऊंगा, 30,000 मिड कैप में रखूंगा। तो ये अलग अलग लोगों पे डिपेंड करता है कि उनकी रिस्क के। बाकी ये रूल जरूर है कि स्मॉल कैप में थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है, ये हमें दिमाग में बात, इसको रजिस्टर कर लेना चाहिए। और स्मॉल कैप के स्टॉक्स कुछ तो कई गुना हो चुके हैं, क्योंकि उनके स्टॉक्स की प्राइस भी छोटी होती है। तो क्या होता है, 50 रुपए का 250 रुपए का हो गया, 500 का हो गया, तो वो कहता, कोई आके कहता मेरा तो पैसा 10 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, पर उसने उतना रिस्क लिया, क्योंकि ये भी रिस्क था कि 50 रुपए का 10 रुपए भी आ सकता था। तो ये मैं समझता हूँ शुरू में ही हम क्लैरिफाई कर दें कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग अलग दिखाई देती है। और
इसी सवाल को यहीं पे ख़त्म अगर करना चाहें तो पेनी स्टॉक में बिल्कुल ना करें। देखिए, पेनी स्टॉक्स जो हैं वो बहुत छोटे स्टॉक्स होते हैं जिनकी कई दफ़े तो ट्रेडिंग भी नहीं होती है। और आपने अक्सर देखा होगा सोशल मीडिया पर यहाँ वहाँ आपको पेनी स्टॉक्स के बारे में कुछ लोग सलाह भी दे देते हैं कि ये साहब 2 रुपए का शेयर है, 50 पैसे का शेयर है, 3 रुपए का शेयर है। मैं पर्सनली स्पीकिंग सोनिया, जब तक मैं पूरी तरह से उस कंपनी के बारे में कन्विंस नहीं हूँ तो मुझे वो 50 पैसे का भी मिलेगा तो मैं शायद नहीं करूंगा। जब तक कंपनी आज की डेट में काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसकी मैनेजमेंट कैसी है, इसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। आप मुझे पूरी उम्मीद है आपके सवालों की लिस्ट में ये शामिल है। तो जब तक मैं कन्विंस, मैं सिर्फ कीमत सस्ती देख के, एक कहावत होती है बाजार में, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, ये पुरानी कहावत होती है। तो मुझे लगता है हर चीज में काम करती है जी, तो यहाँ शेयर्स में भी काम करती है। पर अगर आप कंपनी के बारे में आपको जानकारी मिल गई है, ढूंढ ढांड के आपने रिसर्च करी है, फिर तो आप चाहे 2 रुपए 3 रुपए का भी मेरे आप उस पर लगा सकते हैं, क्योंकि अगर वो बढ़ा तो सीधा आपका पैसा डबल ट्रिपल या कई गुना बढ़ सकता है। जी तो अब तक हम दर्शकों को बता दें कि जो बात हमने डिस्कस कर ली है आपको समझ में आ गया होगा कि कितना बजट है वो आपको देखना है, कितने टाइम फ्रेम के लिए आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो आपको तय करना है, आपका रीज़न क्या है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, आप एफडी में क्यों नहीं कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में क्यों घुस रहे हैं, ये भी आपको तय करना है। रिटर्न्स आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से, और साथ ही आपकी रिस्क कितनी है, कहीं ठीक है ये बहुत बढ़ सकता है लेकिन अगर कम हो गया तो कहीं आपको बहुत नुकसान तो ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान आपने रख लिया। अब आपने ये भी तय कर लिया शरद जी की बात सुन के कि आपको स्मॉल कैप में करना है, मिड कैप में करना है, माइक्रो कैप में करना है या लार्ज कैप में करना है, ये भी तय हो गया। अब हम जानेंगे अमित से कि अमित, किस कंपनी में इन्वेस्ट करें, इसका डिसीजन के लिए हम सेक्टर, इंडस्ट्री कैसे चुनें? सोनिया, बहुत ही बढ़िया आपने प्रश्न ये किया है कि अब जब हमने डिसाइड कर लिया कि इस तरह के कंपनियों में करना है तो अब इसमें किस सेक्टर में पहले और उस सेक्टर में किस कंपनी के में जाना है। ये ऐसे बहुत वाइड सब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम इसको थोड़े संक्षेप में ना जाकर शॉर्ट में बताएं तो पहले तो आपको ये देखना है कि 2-3 चीज़ों की एनालिसिस जरूरी है। इसमें एक तो इकोनॉमिक टर्म कैसे चल रहे हैं आपके, लाइक इस पे डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा कि इनकम्स आपकी जीडीपी कैसी है देश की, उस सेक्टर के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, अभी उसमें कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और फ्यूचर्स में उसके प्रोस्पेक्ट्स हैं या नहीं हैं। उसके अलावा, ये तो सेक्टर की बात मैंने करी, इसके अलावा अगर मैं इंडिविजुअल सेक्टर्स के इंटरनल की बात करूं तो विद इन कंपनी उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, उनकी मैनेजमेंट कैसी है, उन मैनेजमेंट के विजन्स कैसे हैं, एथिकल प्रैक्टिस उस पर्टिकुलर कंपनीज में किस तरह के हैं, रेगुलेटरी बॉडीज उस पर्टिकुलर सेक्टर के कैसे हैं, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़रूरी है देखना। और अगर मैं अभी बात करूं, डिफेंस की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, डिफेंस सेक्टर्स की, तो डिफेंस सेक्टर अगर आप चूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हर तरह से देखना पड़ेगा कि ये सेक्टर के आगे प्रॉस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। अगर हम इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहें तो कितने समय के लिए इन्वेस्ट करें, और इस सेक्टर में कौन सी कंपनियां हैं जिनमें की ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। उसके लिए आपको हर कंपनी जो इस सेक्टर में ऑपरेट कर रही है, चाहे वो मिड कैप की हो, चाहे वो लार्ज कैप की हो, या फिर एमएसएमई हो या स्मॉल कैप की हो, उस कंपनीज को सेलेक्ट करके उन कंपनीज के एनालिसिस और फंडामेंटल्स आपको देखने पड़ेंगे कि उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, उसके ऑर्डर बुक्स कैसे हैं, उस कंपनी की मैनेजमेंट की विज़न क्या है, और रिटर्न्स किस तरह के आ रहे हैं, पास्ट ट्रैक्स कैसा है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आपको ये भरोसा हो जाएगा कि मेरा पैसा जो मैं लगा रहा हूं उसमें ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो ये देखने के बाद आप उसमें पैसा लगाएं। बिल्कुल। तो शरद जी, जैसे हमने ये चूज कर लिया, फॉर एग्जांपल चलिए सीमेंट में लगा रहे हैं या स्टील में लगा रहे हैं, कोई भी लगा रहे हैं, तो हमने जो स्टॉक देखा है, हमने उसका बटन दबाया अपने ऐप में और पता चला कि उसका 52 वीक लो था मे बी 200 रुपये, और 52 वीक हाई या प्रेजेंट जो भी है वो हम देख रहे हैं कि 400 रुपये। अब
ट्रू वैल्यू ऑफ स्टॉक हम कैसे पता करें? हम तो यही वेट करते रहेंगे कि वो जब 200 का आएगा भाई हम तो तब लेंगे, अभी तो बहुत महंगा है। तो ये कैसे तय करें कि ट्रू वैल्यू ऑफ स्टॉक कैसी है और इंट्रिंसिक वैल्यू कैसी है, डिस्काउंटेड वैल्यू क्या है, इसको कैसे एनालाइज करें? देखिए, किसी भी शेयर की एग्जैक्ट वैल्यू जो मार्केट में उस टाइम चल रही है उसको प्रिडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये डिमांड सप्लाई पे बेस्ड होता है। एक 10 रुपये का शेयर 1000 रुपये का भी सालों साल तक ट्रेड होता रहता है, और एक 900 रुपये का शेयर जो है वो 500 रुपये पे भी ट्रेड होता रहता है। तो ये इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स, डिमांड सप्लाई, उसमें कितना ओपन इंटरेस्ट है, इस सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। पर आपने जिस ट्रू वैल्यू की बात करी, तो एक हम टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं। बुक वैल्यू, अब इसके लिए हमारे मुझे नहीं पता हमारे हजरात जो देख रहे हैं वो फाइनेंस से कितना कनेक्टेड हैं, पर मैं ये मानता हूं कि सब लोग फाइनेंस शायद नहीं जानते होंगे, इसीलिए वो पैसा बोलता है से जुड़े हैं। पैसा बोलता है देखने के बाद बहुत सारे लोग अब पहले से ज़्यादा एजुकेट हो गए हैं, उनको पता लग गया है। तो देखिए, बैलेंस शीट कंपनी की होती है। जब साल खत्म होता है 31 मार्च के बाद, तो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस हर कंपनी को बनानी होती है। बल्कि शेयर मार्केट में तो हर तीसरे महीने आपको बैलेंस शीट जमा करनी पड़ती है। हर तीसरे महीने हर कंपनी को, लिस्टेड कंपनी को, स्टॉक एक्सचेंज को अपनी बैलेंस शीट जमा करानी पड़ती है, जिसको हम नतीजे कहते हैं। तो आप अक्सर सुनते होंगे जो लोग शेयर मार्केट को फॉलो, इसके नतीजे कैसे रहे, इसको मुनाफा कितना हुआ। तो कंपनी की बुक वैल्यू का मतलब है कि आज इस कंपनी की वर्थ कितने की है, कि इसकी, या मैं अगर आप इजाजत दे तो मैं अगर बिल्कुल देसी भाषा में कहूँ कि इस कंपनी की औकात कितनी है। सीधी सी बात है कि भाई ये कितने की है कंपनी, अगर आज इसको इसकी वैल्यू लगाए, जो उसको हम बुक वैल्यू कहते हैं। तो वो बुक वैल्यू 2-3 चीजें हैं जो हम जरूर देखते हैं। दूसरा, ये कंपनी हर शेयर होल्डर को हर शेयर पर क्या मुनाफा कमा के दे रही है, इसको हम बोलते हैं EPS, जिसका मतलब हुआ अर्निंग पर शेयर। मतलब हर शेयर पे अगर मुनाफा कंपनी का 500 करोड़ है और उसके टोटल 5000 शेयर्स हैं, तो हर शेयर पे करीब करीब 10 रुपए का मुनाफा हुआ। मैंने एक एग्जाम्पल लेके आपको बताया, इसको हम कहते हैं EPS। अब ये EPS क्यों काम आता है? क्योंकि इससे एक बड़ी इंटरेस्टिंग पैरामीटर निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं PE रेशियो। PE रेशियो, ये चीजें मैं हालांकि टेक्निकल हैं पर यहाँ बतानी जरूरी है, क्योंकि हम स्टॉक चूज करने की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपका मुनाफा ज्यादा से ज्यादा हो, आपको ये सब चीजें पता होंगी तो आपका मुनाफा बेहतरीन हो पाएगा। तो PE रेशियो हुआ प्राइस, मतलब उस शेयर की जो प्राइस चल रही है उसको आपने डिवाइड किया EPS से, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई, तो एक PE रेशियो निकल आती है। ये PE रेशियो हुजूर कम होनी चाहिए, ये ज्यादा नहीं होनी चाहिए। EPS तो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, पर PE रेशियो जितनी कम होगी, कुछ लोग तो उल्टा समझ लेते हैं कि PE रेशियो इसकी बहुत ज्यादा है तो हम इसको खरीद लें। जितनी ये कम होगी उतना ही वो शेयर ज्यादा मुनाफा कमा के दे सकता है, उसमें पोटेंशियल उतना ज्यादा होता है। तो बुक वैल्यू देखें आप, उसकी PE रेशियो देखें, और जो अभी अमित बात कर रहे थे, ये सब चीजें देखनी बहुत जरूरी है। शरद जी, एक सवाल पूछ सकती हूँ क्या इसी बीच में, कि आपने PE रेशियो की बात की तो 2 दिखते हैं वहां पर, एक तो स्टॉक का PE रेशियो और एक इंडस्ट्री का या सेक्टर का PE रेशियो। तो अगर सेक्टर का ज्यादा है, हमारा कम है जो हम देख रहे हैं, या वाइस वर्सा है, तो उसको कैसे डिसाइड? देखिए, प्रिंसिपली तो जो आप, जब आपने मुझे टोका तो मैं समझ गया था आप क्या पूछने वाली हैं। देखिए, प्रिंसिपली तो जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए उस सेक्टर का PE रेशियो 15 है फॉर एग्जांपल, और इस कंपनी का 12 है, तो मुझे तो ये अट्रैक्टिव दिखाई देती है कि भाई बाकी के सेक्टर से ये कंपनी का PE रेशियो कम है, इसका मतलब अभी इसमें गुंजाइश है। पर ऐसा भी देखने में आता है सोनिया कि उस सेक्टर का PE रेशियो 15 है, पर एक कंपनी है वो 20 पर भी बड़े मुनाफे कमा के दे रही है, 20 पर भी वो आगे और बढ़े ही जा रहा है। तो पहली बात तो कि स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। पर हाँ, प्रिंसिपली ये बात सही है कि अगर सेक्टर के PE रेशियो से ज्यादा उस कंपनी का PE रेशियो है, तो इसका मतलब हुआ, ये टर्म को मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको आप याद रखिएगा, ये कंपनी ओवर वैल्यूड है। इसका मतलब इस कंपनी की थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा चल रही है। तो यहां से स्टॉक शायद गिर जाए और गिर के अपने इंडस्ट्री सेक्टर के एवरेज पर जाके टिक जाए। पर कभी कभी, जैसा मैंने पहले कहा है, उल्टा भी हो जाता है। ऐसा हमेशा नहीं होता है, पर हाँ, जब आप इसको किताबों में पढ़ते हैं तो इसी तरीके से पढ़ा जाता है कि PE रेशियो इंडस्ट्री से उस कंपनी का मैच करना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। आपने 52 वीक लो, 52 वीक हाई की भी बात करी थी कि पिछले 1 साल में ये शेयर सबसे ऊंचा कहां गया और सबसे नीचा कहां गया। तो ये भी बहुत काम की चीज़ है। हालांकि ये थोड़ा थोड़ा इसमें, अभी हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस का सब्जेक्ट बन जाता है, जिसके बारे में मुझे पूरी उम्मीद है आपके सवालों की लिस्ट में वो होगा ही होगा, उस पर हम बाद में आएंगे। तो वो आप एवरेज निकाल के देखें कि अगर नीचे यहां तक गया है, ऊपर वहां तक गया है,
तो ज़्यादा से ज़्यादा इससे नीचे शायद ना गिरे, उससे ऊपर जाना बहुत मुश्किल है अनलेस की बहुत बूम आ जाए। पर ज़्यादा ज़रूरी बात सोनिया इसमें यह है कि मैं फंडामेंटल एनालिसिस को कैसे करता हूं, हालांकि हमारे हजरात भी मुझे इस बात के लिए माफ़ी देंगे कि कहीं रिश्ता करने जाते हैं ना आप, अपना लड़के का निकाह होता है, तो आप क्या देखते हैं भाई उसका परिवार कैसा है, पीछे से रेपुटेशन उनकी कैसी है, लड़का लड़की कितने पढ़े लिखे हैं और उनमें शरीर रूप से ठीक हैं कि नहीं, जो बातें आप नॉर्मली देखी जाती हैं। तो ठीक इसी तरह शेयर लेना मैं मानता हूं, कंपनी से निकाह करने जा रहे हैं, आपको सारा कुछ देखना पड़ेगा, उसके पीछे बैकग्राउंड देखनी पड़ेगी, वो प्रोमोटर्स कितने समय से बिजनेस, कितने वक्त से बिजनेस कर रहे हैं देखना पड़ेगा, वो कंपनी कितने वक्त से प्रॉफिट कमा रही है ये भी देखना पड़ेगा। अच्छा, उसकी ऑर्डर बुक कैसी है, आज तो उसके पास बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, कल को हो सकता है उसकी ऑर्डर बुक खाली हो जाए। और अभी अमित ने बहुत काम की बात करी थी कि रेगुलेटरी इम्यूनिटी कितनी है। ऐसा तो नहीं कहीं सरकार कल को कोई नियम बदल दे और कंपनी का कामकाज तो बिल्कुल ठप हो जाए। ये आपने एक शुरू में बात करी थी, वो बहुत काम की थी कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसपे एक्सटर्नल फैक्टर्स का असर ना हो, मतलब जो दुनिया भर में घटनाएं घट रही हैं इस कंपनी पर उसका असर नहीं होना चाहिए। क्योंकि दुनिया भर के घटना, अपने ही देश की घटना, अपने मुल्क की घटनाएं हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो दुनिया भर की कहां से होने लगी। तो आपको ऐसी कंपनी सेलेक्ट करनी चाहिए। तो आपने जो बात करी थी, ये जो सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं और इनको हम ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स बोलते हैं, जो मैंने बुक वैल्यू की बात करी, मैंने ईपीएस की बात करी, ये सब ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स में गिने जाते हैं। तो इन सबको पर मैं सलाह ये दूंगा अपने इस बात को यहीं पर खत्म करते हुए कि अगर आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट नहीं पढ़ना जानते हैं और आपको लग रहा है कि ये बहुत टेक्निकल है, ये तो भैया ये ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इबिट्टा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हमारे समझ के बाहर है, तो मैं सलाह ये दूंगा कि आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर तब करें। खुद अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप छलांग मत मारिए, आप रुक जाइए वहीं और किसी एक्सपर्ट को आप ढूंढिए। और कुछ नहीं तो पैसा बोलता है, रेगुलर देखते रहे ना। मैं वही बोलने वाली थी कि एक्सपर्ट की जरूरत कहाँ है। यहाँ पर दो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, इनकी बात सुनिए और जो ये कह रहे हैं पेन पेपर लेकर लिखिए, एक चेकलिस्ट बना लीजिए कि पी रेशियो बोला है तो पी रेशियो चेक करना है, इन्होंने अगर ईपीएस बोला है तो ईपीएस चेक करना है, बाकी जो जो उन्होंने मैनेजमेंट के बारे में बोला है तो मैनेजमेंट चेक करनी है। गूगल है, सब कुछ आपको कोई इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो सब कुछ आज मिल जाएगी। सेबी की वेबसाइट पर होती है, एनएससी बीएससी की वेबसाइट पर आपको मिलेगी सब इन्फॉर्मेशन। और मैं ये भी आपको माफी मांगते हुए टोक कर बता दूं कि जितनी भी कंपनीज हैं उन सब की जो फाइनेंशियल्स हैं वो पब्लिक डोमेन में रहते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की वेबसाइट से आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट निकाल सकते हैं। बिल्कुल। और खासकर वो रेगुलेटरी की जो बात की थी वो भी सब कुछ आज आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप बिना देखे आप छलांग मारने वाले हैं, आप बिल्कुल ठोक पीट के उसको देखिए। आपने अमित बात की थी कि बैलेंस शीट देखनी चाहिए। बैलेंस शीट जैसे कि शरद जी ने बोला बहुत आसान नहीं होता सबके लिए समझना बैलेंस शीट। तो क्या कुछ एक दो मोटी चीज़ें हैं जो हम देख लें? ठीक है, हमने आरओई तो देख लिया, हमने ईपीएस देख लिया, जैसे हमने सुना है कि कर्ज मुक्त होना चाहिए कंपनी को, डेट फ्री कंपनी होनी चाहिए। वो अगर नहीं है डेट फ्री तो हम करें कि नहीं करें उसमें इन्वेस्ट, वो सब बताएं। सोनिया, जैसा अभी शरद जी ने बहुत बढ़िया बताया था कि जब आप निकाह करने जाते हैं तो सारी चीज़ ठोक बजा के चेक करते हैं, तो वैसे ही जब आप इन्वेस्ट करें तो ठोक बजा के करें। और कर्ज मुक्त की जब बात आपने करी है सोनिया, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप ज़रूर देखें बैलेंस शीट में। एक तो उस कंपनियां सारी कर्ज लेती हैं, कोई ये नई चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है पॉसिबल कि हर कंपनी डेट फ्री हो, कर्ज मुक्त हो, कर्ज लेते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि उस कंपनी ने कितना कर्ज लिया हुआ है और उस कंपनी के पास कितने एसेट हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो वो कैसा है आपका। अगर सपोज करो, अगर मैं एग्जांपल लेके बताता हूं कि 100 रुपए का आपके पास डेट है और 100 रुपए की इक्विटी है, तो बराबर है, डेट जितनी है इक्विटी भी उतनी ही है। लेकिन अगर 100 रुपए की आपके पास कर्ज है और 200 रुपए की डेट है, 100 रुपए की डेट है और 200 रुपए की इक्विटी है, तो यहां पे डेट कम है, इक्विटी ज्यादा है। तो ये अच्छा है, क्योंकि जितनी लेनदारी है उससे देनदारी उससे कम है कंपनी की, तो ये कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग है इसका मतलब। लेकिन यहीं अगर उल्टा हो जाए कि 200 रुपए की डेट है कंपनी के पास और 100 रुपए की इक्विटी है, तो इसका मतलब डेट बहुत ज़्यादा है, कर्ज बहुत ज़्यादा है। तो ये एक थोड़ा सा
रिस्की फैक्टर है। लेकिन जब तक कर्ज नहीं लेंगे तब तक कंपनी ग्रो कैसे करेगी, और खासकर अगर वो नई कंपनी है, ब्लू चिप नहीं है, तो ये भी माना जाता है कि अगर बहुत एक्सपैंड करना है, हम देखते हैं कि अभी लेटेस्ट ही हमने देखा कि कुछ ऑयल कंपनीज हैं जिनका केपेक्स बहुत ज़्यादा अभी यूज़ होने वाला है, करेंगे वो, तो ये सब तो जब तक वो लगाएंगे नहीं तब तक निकलेगा कैसे पैसा? सोनिया, मेरा जो पर्सनल मानना ये है कि अगर मैंने कंपनी इस्टेब्लिश करी है और मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं और मैं मार्केट से बाहर से ज़्यादा पैसा उठा के ले आया और मेरी अभी मार्केट में उतनी नाम इस्टेब्लिश्ड नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो बिजनेस अगर मैं ठीक से नहीं चला पाया हूं तो शायद मैं निकल के बाहर आ जाऊं, तो सारे लोग जो इन्वेस्टर्स हैं वो फंस सकते हैं। लेकिन अगर ये पिछले ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया है मेरा, मैं 20 साल से कंपनी चला रहा हूं, वहां पे अपने पैसे लगाए हुए हैं, प्रॉफिट कमा के दिया है और अब ग्रोथ के लिए मुझे पैसे चाहिए, तो मैं बाहर से बोरोइंग कर रहा हूं, मैनेजमेंट अच्छी है और एथिक्स कंपनी के अच्छे हैं, ये सारी चीज़ दिख रही है सारी चीज़, और उसके बाद मैं बोरो कर रहा हूं, तो उस केस में एक समझ में आता है कि हाँ, इन कंपनी के विजन्स हैं, पुराने ट्रैक रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, पहले कंपनी ने कमा के दिया है, ग्रोथ आया है, कंपनी ने एसेट काफ़ी खड़े करे हैं और उसके बाद अब फर्दर ग्रोथ के लिए बोरो कर रही है। लेकिन एक जब शुरू की कंपनी बिल्कुल अपना पैसा बहुत कम लगा हुआ है और बाहर से बोरोइंग बहुत ज्यादा है, बहुत रिस्की है, बट जैसा शरद जी ने बोला कि जहां रिस्क ज्यादा है रिटर्न के प्रोबेबिलिटीज ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वहां केवल ये चीज ना देखकर आप इन्वेस्ट करें, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप देखें। लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि डेट इक्विटी रेशियो जितना आप जरूर देखें और अच्छे से देखें। डेट इक्विटी रेशियो अगर 1 है और 1 से अगर डेट ज्यादा होगा, इक्विटी कम होगी, तो वो 1 से ज्यादा होगा, तो वो रिस्कियर ज्यादा है, अगर 1 से कम है तो वो रिस्की कम है। तो इस तरह से आप सिंपल एक थंब रूल बना के चलें। जी, तो शरद जी, जैसे मर्जर्स और एक्विजिशंस हमने देखा है कि इस टाइप की जब न्यूज़ आती है तो स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है, तो इसको किस तरह से समझा जाए, कैसे तब इन्वेस्ट किया जाए या इंतज़ार किया जाए, क्या किया जाए? देखिए, दो कंपनियों का जब मिलन होता है, जब दो कंपनियां मिलकर एक हो जाती हैं, तो उसको हम मर्जर एक्विजिशन कहते हैं। कि मैंने किसी कंपनी को खरीद लिया, इसमें एक्विजिशंस भी ले लेता हूं मैं, कि आपने किसी कंपनी को खरीद लिया, छोटी कंपनी को खरीद लिया या अपने बराबर की कंपनी को खरीद लिया। बहुत आप अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पीछे हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस मिलेंगे, एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहाँ इस कंपनी ने उसको खरीद लिया, अब वो दोनों मिलके एक ही नाम से काम करती हैं, या दो बराबर की थी अब उन्होंने एक ब्रांड बना लिया, वगैरह वगैरह। तो इसमें आपने जो जिक्र किया कि इसमें शेयर प्राइस भागने लगती है, तो शेयर प्राइस भागती क्यों है? इसलिए भागती है कि इन्वेस्टर्स को ये नजर आता है कि अब आने वाले वक्त में ये कंपनी और अच्छा परफॉर्म करेगी, एक। दूसरा, उनको लगता है कि अब ये कंपनी और बड़ी हो जाएगी, दो। तीसरा, उनको लगता है कि इसकी कंपनी के पास एक अंग्रेजी में शब्द होता है जिसको हम सिनर्जीज कहते हैं, कि इस कंपनी के पास सिनर्जीज आएंगी। सिनर्जीज आने से क्या होता है कि उनकी कॉस्ट कम हो जाती है। और इसका मैं आपको बहुत अच्छा, अगर जो हमारे दर्शक इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, मैं उसको एक आसान एग्जाम्पल, आपकी इजाज़त हो तो समझा दूं। जैसे मान लीजिए दो बैंक सरकारी कोई भी आपस में एक हो जाते हैं, तो अब किसी ने मेरे को कहा कि भाई बैंक बी एक हो गया, और स्टॉक मार्केट में भी उसका असर दिखता है। तो क्या होता है, मान लीजिए एक बैंक की एक ऐसी मैं बिल्डिंग जानता हूं, दिल्ली में बिल्डिंग है जहां पर उसकी वहां पर 4-5 ब्रांचेस हैं, दूसरे बैंक की 4-5 ब्रांचेस हैं, कई सारे बैंक्स की ब्रांचेस हैं। अब जब आप एक हो गए तो आपका तो एक ही नाम हो गया, तो आपको 10 ब्रांचेस नहीं चाहिए ना, अब तो आपको 5 ही ब्रांच काफी है। तो आपके क्या होता है, खर्चे कम होने शुरू हो जाते हैं। अब शेयर मार्केट में खर्चे कम होने को एक अच्छी चीज मानी जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही खर्चा कम होगा आपका मुनाफा बढ़ने लग जाएगा, या तो आपकी सेल बढ़े तो मुनाफा बढ़ेगा, या आपके खर्चे कम हो। तो मर्जर एक्विजिशन में 2-3 वजह से, एक तो लोगों को लगता है कि ये बड़ी हो जाएगी कंपनी, इस वजह से शेयर भागने लगता है। दूसरा, उनको लगता है कि अब इसका मुनाफा बढ़ जाएगा, इस वजह से भागने लगता है। तीसरा, उनको लगता है कि इसके खर्चे कम हो जाएंगे और मुनाफा बढ़ जाएगा, इस वजह से भागने लगता है। चौथा, उनको यह भी लगता है कि 1 और 1 11, 1 और 1 2 नहीं, उनको लगता है कि इसकी एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट और उसकी प्रोफेशनल मैनेजमेंट जब एक हो जाएगी तो इस कंपनी की तो काम करने की जो पूरी की पूरी पावर है
वो एकदम बढ़ जाएगी, इस वजह से भी लगने लगता है। तो ये 3-4 वजह होती है जब मर्जर्स और एक्विजिशंस में। पर कई दफे क्या होता है सोनिया, मर्जर एक्विजिशन की ना अफवाह भी उड़ जाती है कि भाई ये कंपनी लेने जा रही है, उसको सुन के अब शेयर मार्केट क्या है, अफवाह पे भी रिएक्ट करना शुरू कर देता है और बाद में पता लगता है कि ये तो झूठ निकली बात, फिर एकदम धड़ाम करके गिर भी जाता है। तो हम सब लोगों को, हजरात को सलाह ये देंगे कि जब भी ऐसी कोई खबर आए आपके पास, तो जब तक वो पुख्ता तरीके से उस खबर को आप वेरीफाई ना कर लें, आप पूरी तरह से उसको ये मान लें कि ये सच है, मतलब कहीं ऑथोराइज वेबसाइट पर, कहीं सरकारी पोर्टल पर या स्टॉक एक्सचेंज पर कहीं ये खबर आ जाए, तब आप उसको उस तेजी में आप घुसें। वरना कई दफ़े मर्जर एक्विजिशन के चक्कर में मामला जो है नीचे भी, और मैं आपको ये भी बता दूं साथ में जोड़ के, कई दफ़े कभी कभी ऐसा होता है कि मर्जर एक्विजिशन में शेयर गिर भी जाता है, क्योंकि कई बार मुनाफा कमाने वाली कंपनी एक घाटा कमाने वाली कंपनी को खरीद लेती है। तो अब देखिए, मुनाफे में घाटा मिला तो मुनाफा या तो कम हो जाएगा या पूरा घाटा हो जाएगा, पर यह तो पक्का है कि मुनाफा उतना नहीं रहेगा। उस वजह से उस शेयर की जो पीई जिसका मैंने जिक्र किया था, ईपीएस जिसका मैंने जिक्र किया था, और बुक वैल्यू जिसका मैंने जिक्र किया था, क्योंकि घाटे में है तो जो अभी डेट इक्विटी की बात कर रहे थे अमित, वो भी आ जाएगा इसमें। तो उसमें डेट इक्विटी हो सकता है उसके ऊपर कर्ज ज्यादा हो, तो अब तो टोटल मिला के कर्ज बढ़ गया, तो आपकी जो डेट इक्विटी रेशियो है वो बिगड़ गई। तो इस वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि मर्जर एक्विजिशन में शेयर गिर भी जाता है। तो ये सारा खेल टेक्निकल समझने का, और मैं फिर दोबारा ये सलाह दोहराना चाहूंगा, आप ऐसा बोलता है कि रेगुलर देखते रहें या आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लें इस खेल को पूरी तरह से इसमें पार्ट लेने के लिए, अगर मैं इस तरीके से इसको जिक्र करूं तो। जी, और जैसे अमित आपने मैनेजमेंट की बात की थी, रेवेन्यू की बात की थी, ग्रोथ पोटेंशियल की बात की थी, ये सब फंडामेंटल्स देखने चाहिए किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले। लेकिन अगर मैनेजमेंट में बदलाव हो जाते हैं तो, और बहुत उस चीज़ को कैसे देखा जाए? बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहे हैं, जो सीईओ हैं वो लगातार 1 साल कोई टिकता है फिर चला जाता है। हमने एक बहुत ज़बरदस्त ब्लू चिप टेक कंपनी में भी ऐसा देखा है कि सीईओ बहुत कम टिकते हैं वहाँ पर, तो और उनका जो शेयर प्राइस है वो गिरता ही रहता है, ज़्यादा बढ़ता नहीं है। तो इस सब को कैसे देखें? सुनिए, ये बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा है कि मैनेजमेंट चेंजेस और फ्रीक्वेंट चेंजेस। पहले तो हमें ये समझना होगा कि फ्रीक्वेंट चेंजेस होते क्यों हैं। अगर एक मैनेजमेंट है आज के डेट में किसी कंपनी में और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और वो मैनेजमेंट काफ़ी दिनों से काम कर रही है और वो अचानक से चेंज होता है, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कंपनी पे पड़ता है। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ कंपनी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही है और उस केस में अगर मैनेजमेंट चेंज होता है और मार्केट को ये लगता है कि जो नई मैनेजमेंट है वो आकर शायद अच्छा करेगी, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन उसी वजह हमें देखना है कि अगर बहुत फ्रीक्वेंट मैनेजमेंट चेंज होते हैं तो उसका रीज़न भी हमें ढूंढना पड़ेगा कि क्यों फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं। कहीं प्रोमोटर्स कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कुछ हाइड करना चाहते हैं, इसलिए मैनेजमेंट हर 6 महीने 1 साल के बाद चेंज कर रहे हैं। तो कंपनी की इथिक्स कैसी है, इन सारी चीज़ों का भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है अगर फ्रीक्वेंट मैनेजमेंट चेंज है तो इसलिए केवल ये चीज़ ना देखें कि मैनेजमेंट चेंज हो रहा है तो हमेशा शायद नेगेटिव होगा, शायद पॉजिटिव भी हो सकता है। बहुत बार ऐसी कंपनियों को देखा गया है कि कंपनी अभी परफॉर्म नहीं कर पा रही है और गवर्नमेंट के इंटरवीन के बाद उसमें मैनेजमेंट चेंज किया गया, तो इस सूरत में वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा, क्योंकि अब रेगुलेटर ने आके उसको मैनेजमेंट को चेंज किया है। जो पुरानी मैनेजमेंट थी उनमें कुछ गड़बड़ी थी, उस कारण से उसको चेंज किया है। लेकिन अगर एक लंबे अवधि से मैनेजमेंट काम कर रही है, अच्छा कर रही है, तो अगर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो थोड़े समय के लिए शायद पॉसिबल है कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मैनेजमेंट एक है तो वो जिंदगी भर शायद वही चलती रहेगी। बिल्कुल। हमने अच्छी कंपनियों को देखा है कि वो अच्छा काफी चला रहे थे, बट एक समय के बाद ऐसा आता है कि वो मैनेजमेंट चेंज होती है। अब उसमें एक और अच्छी जो कंपनियां हैं उनमें एक आजकल और बहुत ज्यादा ये चीज प्रचलित है कि वो टॉप मैनेजमेंट वो डेवलप करते हैं खुद, सक्सेशन प्लान उनका होता है। तो अगर किसी कंपनी का इस तरह का कोई सक्सेशन प्लान है मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट चेंज के लिए, तो इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में। शरद जी, जो इन्फॉर्मेशन चाहे मैनेजमेंट के बारे में हो या लोगों के आने जाने के बारे में हो, कंपनी के बारे में हो, उस पर कितना यकीन किया जाए जो इंटरनेट पे अवेलेबल है?
क्या प्रमोशंस भी होते हैं कि ज़बरदस्ती के अपनी पॉजिटिव खबरें चलवा दी, इसलिए हम गलत कंपनी में घुस गए? ऐसा कई बार हमने देखा भी है कि कुछ सेलिब्रिटीज़ उसको प्रमोट करती हैं, पता चलते हैं कि वो तो स्टॉक ही गलत निकला। और जैसे कि इन्होंने एक बात की प्रमोटर शेयर होल्डिंग की, कई कंपनियों में प्रमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज़ करते हैं, कई बार डिक्रीज़ करते हैं, उसको कैसे लिया जाए? और एक और सवाल कि कंपनी परफॉर्मेंस हम कितने साल के होराइजन में देखें? चलिए, पहले आपने जो पहले पूछा कि कितना ऑथेंटिक है जो आपको इंटरनेट पे या खबरें घूमती रहती हैं सोशल मीडिया में इधर उधर। पहले तो मैं ये बता दूं कि सेबी, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी हजरात जानते होंगे, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो लोग सलाह करते हैं स्टॉक मार्केट्स पे, जिन लोगों को स्टॉक मार्केट्स पे बात करने की इजाज़त होती है, जो लोगों को सलाह दे सकते हैं, उनका बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है। और पीछे सेबी ने एक मुहिम भी चलाई थी कि अगर जो लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं वो सलाह देंगे तो उनके ऊपर हम एक्शन भी लेंगे। तो पहली बात तो आप जहां भी ऐसी इंफॉर्मेशन कहीं आए तो उसको आप पहले वेरीफाई करिए कि ये इंफॉर्मेशन देने वाला सेबी रजिस्टर्ड है कि नहीं है। मैं समझता हूं कि कहा सुनी पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। पहली बात तो ये है, आप ये ध्यान रखिए कि ऑथेंटिक सोर्स, या तो कोई सरकारी पोर्टल हो या सेबी का पोर्टल हो, या जो शख्स आपको सलाह दे रहा है वो सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए। इंटरनेट पे घूमती हुई रैंडम खबरों पर यकीन नहीं करना चाहिए, ये पहली बात। दूसरी बात, आपने एक और चीज़ इसमें पूछी थी, प्रमोटर शेयर होल्डिंग। प्रमोटर शेयर होल्डिंग बढ़ती और घटती है, ये बहुत काम की बात है। क्योंकि देखिए, अगर मेरी कंपनी है और मेरे पास मान लीजिए 40% शेयर मेरे पास हैं, 60% शेयर पब्लिक के पास हैं, और मैं ऑल ऑफ ए सडन अचानक ये फैसला करता हूं कि साहब मैं ना 5% और खरीद लूं अपने मार्केट से, तो मैं क्यों खरीदूंगा? आप ये सोचिए, मैं तब खरीदूंगा अगर मुझे नजर आता है कि मेरी कंपनी और आगे ज्यादा ग्रो करने वाली है और मेरी जो नेटवर्थ है वो बढ़ने वाली है। अगर मैं अभी ले लूं तो आज से 2 साल 3 साल बाद मैं और अपने आप को अमीर समझ पाऊंगा। तो अगर कोई प्रमोटर किसी कंपनी का खुद का शेयर खरीदता है, इसको एक अच्छे नजरिए से देखना चाहिए। अगर यही उल्टा कर दीजिए, अब प्रमोटर साहब ने बेचना शुरू कर दिया, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, उनको पैसा चाहिए हो, उनकी कोई और फंडिंग हो, डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, इस वजह से भी कई दफे बेचते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर बेचने वाले पर मैं सवालिया निशान लगा दूंगा, पर बेचने को अच्छा नहीं माना जाता। तो आप अमूमन देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि जब जैसे ही शेयर खबर आती है कि इसको प्रमोटर खरीद रहा है तो शेयर चढ़ना शुरू हो जाता है, और बेचने की खबर आती है तो गिरना शुरू हो जाता है। तो इसको इस तरीके से देखना है। आपने तीसरा एक और भी सवाल पूछा था, कंपनी परफॉर्मेंस कितने सालों तक देखें? मुझे लगता है कि कंपनी परफॉर्मेंस को, जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया था, कि 3 से 5 साल का नजरिया इसमें रखना चाहिए। 1 आध साल पर आप फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि 1 साल में कुछ, कई बार एक हम स्टॉक मार्केट में टर्म इस्तेमाल करते हैं सोनिया, जिसका मैं जिक्र कर दूं, जिसको हम बोलते हैं विंडफॉल। विंडफॉल मतलब किसी कंपनी का किसी साल में किसी वजह से एकदम अचानक कुछ मुनाफा हो सकता है। उसको कहीं से, मान लीजिए एक बार तो किसी कंपनी को बहुत सारा रिफंड मिल गया, इनकम टैक्स का पुराना बाकी था, किसी के यहाँ कोई वेस्ट बहुत इकट्ठा हुआ था, ऑल ऑफ अ सडन वो वेस्ट काम का हो गया, उन्होंने इकट्ठा उठा के बेच दिया, तो इसको हम विंडफॉल बोलते हैं। पर विंडफॉल हर साल तो होता नहीं है, तो इसीलिए हम सलाह देते हैं कि 3 से 5 साल का आप नजरिया रख के चलें। किसी 1 साल की बिना पर आप कोई भी डिसीजन मत लीजिए। आप कंपनी को जब भी देखिए तो उसके 3 साल की बैलेंस शीट्स या 5 साल की बैलेंस शीट निकाल के, और उन सबको आप साथ साथ रख के देखिए कि मुनाफा 1 साल में इतना था, उसके बाद 10% बढ़ा, उसके बाद 5% घटा, फिर 20% बढ़ा। इस ट्रेंड को आप बड़ी बारीकी से देखिए कि क्या वजह है, कंपनी ऊपर नीचे क्यों हो रही है, और उन सालों में आपको अंदाजा हो जाएगा कि बाकी के जो पैरामीटर्स हैं उनमें क्या बदलाव आ रहे हैं, तो उसको देख के आप निर्णय ले सकते हैं। जैसे आपने 3 और 5 साल की बात की, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी SIP के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं अमित से ये पूछूंगी कि अमित, अब हमने देख लिया कि हमें उसके फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, और टेक्निकल एनालिसिस पे भी हमने काफ़ी कुछ टच किया कि हमें क्या देखना है। तो हमने अब देख लिया कि ये कंपनी बेस्ट है, अब इसमें मैं 100% अपना 2 लाख रुपए लगा दूंगा या लगा दूंगी, और ये हमने तय कर लिया है। लेकिन अब हम किस प्राइस पर बाय करें? क्या यहाँ पर हम कोई इंडिकेटर लगा सकते हैं कि जब ये 20 EMA को टच करे अपने डेली के, या फिर ये 50 EMA को टच करके बाउंस करे, उस पे हम ले लें, या फिर अगर ये 200 के DMA के नीचे चली गई है तो यानी कि अब हम इस थोड़ा दूर रहें, जब ये वापस आएगी तब हम ट्राई करें? मतलब इसको कुछ हम ऐड कर सकते हैं क्या? सुनिए, ये जो मेरा अपना खुद का मानना है कि
अगर आपका विज़न लॉन्ग टर्म का है, 5 साल, 4 साल, 8 साल, इस तरह का विज़न है, तो इन चीज़ों पे ज़्यादा ना जाएं, क्योंकि जो मार्केट आपने देखा होगा कि जिगजैग वे में हमेशा ऊपर जाती है। अगर आज 100 रुपये पे है तो कल हो सकता है वो 60 रुपये पे भी आए, बट परसों वो 60 से फिर 120 पे भी जाएगी और उसके बाद 200 पे भी जाएगी। तो इस तरह से वो जिगजैग करके हमेशा ऊपर जाएगी। तो इसलिए इन चीज़ों का, अगर आप डेली ट्रेडर नहीं है, और यहाँ मैं समझता हूँ कि जो हम बात कर रहे हैं वो डेली ट्रेडर के लिए बात नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए बात नहीं कर रहे हैं, एक इन्वेस्टर की बात करें जो कि पैसा लगा के रखेगा। तो इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। आप जो अभी तक हम लोगों ने बात करी, फंडामेंटल्स, कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, उन चीज़ों पे आप, और इंडस्ट्री के प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, उन चीज़ों पे ज़्यादा थोड़ा फोकस करें और उसके हिसाब से जैसा आपने चुन लिया है कि अब इनमें लगाना है, तो आप ये भूल जाएं कि इन इंडिसेस पे, इस लेवल पे मुझे इतना लगाना है या ऐसा करना है, उसके लिए बाद में बात करेंगे ही। तो आप सीधा इंटर कर लें, क्योंकि वो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो एक बार घुस जाएं और उसके बाद फिर उसको भूल जाएं, और बीच बीच में आके कई बार आइडेंटिफाई दोबारा कर लें कि क्या चल रहा है इसमें, अब हमें क्या करना चाहिए। और क्या करना चाहिए वो अब शरद जी बताएंगे, क्योंकि शरद जी 2 चीज़, एक तो ये आखिरी सवाल होगा, एक तो कि अभी तो प्राइस 300 था, अभी आ गया 250, अब मेरा नुकसान हो रहा है, क्या मैं और इसमें लगा लूँ थोड़े से, उसको एवरेज कर लूँ या और वेट करूँ। एक तो ये कि SIP कर सकते हैं क्या, और दूसरा ये कि अगर सपोज़ मैंने केमिकल के और स्टील के लिए हैं तो इसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। आपने जो SIP की जिक्र किया, मेरे दिल के बहुत करीब है ये सब्जेक्ट, तो मैं इस पर ज़रूर बोलना चाह रहा था। मुझे खुशी है कि आपने पूछ लिया। देखिए, SIP जिसको हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, इसको लोग जनरली म्यूचुअल फंड से कनेक्ट करके देखते हैं कि म्यूचुअल फंड SIPs होते हैं। हम जानते हैं आजकल 21,000 करोड़ रुपए महीने का म्यूचुअल फंड में SIPs के जरिए आ रहा है। पर ये SIP एक इन्वेस्ट करने का तरीका है, एक तौर तरीका है। क्या तरीका है कि आपको मान लीजिए 1 लाख रुपए लगाने हैं तो एक तो तरीका यह है कि हमने अभी तक जितनी बातें करी हैं उसके ब्याह पे आपने कंपनी को चूज किया और 1 लाख रुपए लगा दिया। पर इससे बेहतर ये होगा कि आप भले ही उस कंपनी में लगा रहे हो, आप थोड़ा थोड़ा करके लगाइए। आप क्या करिए कि हर हफ्ते आप फिक्स कर लीजिए कि मैंने 20,000 लगाने हैं, तो 5 हफ्ते में 1 लाख पूरे हो जाते हैं। अब आप देखेंगे कि 5 हफ्ते में आपको अलग अलग कीमतों पर वो शेयर मिला। अब आपने कहा साहब अलग अलग कीमतों पर मिला, तो इससे क्या होता है, तो आपकी प्राइस एक एवरेज प्राइस निकल के आ गई। लाजमी बात है कि वो दूसरे हफ्ते में हो सकता है गिर गया हो, तीसरे हफ्ते में और गिर गया हो, चौथे में थोड़ा उठ गया हो, 5वें में फिर और उठ गया हो, तो आपकी एक एवरेज प्राइस निकल के आएगी। उससे आपको फायदा ये होगा कि आप कभी भी बहुत महंगा शेयर नहीं लेंगे। ये भी हो सकता है कि बहुत सस्ता ना लें, ये भी साथ में होता है, मैं साथ में जोड़ना चाहूंगा, पर आपकी प्राइस बहुत अच्छी निकल के इसमें आएगी। आपने एक और चीज का जिक्र किया था कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी है। अंग्रेजी में कहावत होती है सोनिया कि डू नॉट पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। इसका मतलब सारा का सारा पैसा एक ही सेक्टर पर नहीं लगाना चाहिए, भले ही वो सेक्टर कितना ही अच्छा कर रहा हो। बिल्कुल आपने बहुत पते की बात करी है। थोड़ा सा मैं डिफेंस में लगाऊं, थोड़ा सा मैं रिन्यूएबल एनर्जी में लगाऊं, थोड़ा सा मैं FMCG में लगाऊं, थोड़ा सा मैं रेलवेज में लगाऊं। इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को जब फैला देते हैं, मतलब वही 1 लाख रुपए 20,000 एक सेक्टर में, 20,000 दूसरे सेक्टर में, 20,000 तीसरे में, 20,000 चौथे में और 5वें में, तो आप मान लीजिए अगर कोई सेक्टर बदकिस्मती से अगर किसी रेगुलेटरी इम्पैक्ट का शिकार हो जाता है या किसी और वजह से शिकार हो जाता है, तो कम से कम बाकी के जो 4 सेक्टर्स हैं वो आपको हेजिंग का काम करेंगे। एक हेजिंग हम कहते हैं, वो आपको बचा के रखेंगे। तो कुल मिलाकर आपको इतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमने जैसे कार्यक्रम जब शुरू हुआ था तो मैंने शुरू में कहा था कि शेयर मार्केट थोड़ा सा जोखिम भरा काम होता है, तो ऐसे कदम साथ में ही उठाने चाहिए जो जोखिम को कम कर दें। तो ये जो डाइवर्सिफाइड की आपने बात करी, ये जोखिम को कम करता है, आपके मुनाफे को बढ़ाता है और आपको हेजिंग करता है, और आप ज्यादा सुकून की नींद सो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए, इतनी सारी बढ़िया जानकारी देने के लिए। आई एम श्योर हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत कुछ सीख रहे होंगे इससे। और ये भी हम आपको बता दें कि अगर आज कुछ गिरा हुआ है तो वो कल पक्का ऊपर तो ज़रूर जाएगा, क्योंकि शेयर मार्केट में ऐसा ही होता है। तो आप सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। शरद जी की और अमित जी की जो बातें हैं उनको
समझिए, बार बार ये शो देखिए और देखिए कि कहाँ पर आप अपना पैसा लगा सकते हैं, जो कि एक ग्रोथ सेक्टर होगा और आपका पैसा दुगना या तिगना भी हो सकता है। पैसा बोलता है कि इस कड़ी में इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय दीजिए। हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। दादाजान, आग का तारा